तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। बच्चों हिंदी के आज हम आपको बताएंगे कि आपको 30 नंबर कैसे पक्के करना है, क्योंकि बच्चों 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हम बात करेंगे गद्यांश को लेकर, बच्चों जिसमें बात करेंगे पद्यांश को लेकर और जिसमें बात करेंगे हम हिंदी को लेकर। ये तीनों टॉपिक आपको पता है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और अच्छे खासे नंबर के आते हैं। यानी कि आपको पता है कि गद्यांश भी हमारा 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें लगभग आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। पद्यांश भी 10 नंबर का आता है, इसमें भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं और आपका जो निबंध है 9 से 10 नंबर में आता है। ठीक है, आपको 3 टॉपिक जो है बच्चों ये गारंटेड है कि हर साल आते जरूर हैं बोर्ड एग्जाम में। इन तीनों टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। उससे पहले आपको सबसे जो मेन बात होती है, आप जब जिस समय बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उस समय आपको कॉपी मिलेगी। अब आपको मेन होता है इस तरीके की आपकी कॉपी मिलेगी, आपको कॉपी कैसे भरना है, क्योंकि बच्चे हिंदी का पेपर देने जाते हैं उनको पता नहीं होता हमको सर कॉपी कैसे भरनी है। आपने हाई स्कूल में भरी थी, अब वो 2 साल हो गए, लेकिन इंटर में आपको भरने से पहले एक बार जरूर देख लेना कॉपी कैसे भरी जाती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहां पर आपको अनुक्रमांकन यानी कि रोल नंबर डालना रहेगा। आपका जो भी रोल नंबर है आप रोल नंबर डाल सकते हो, आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, यही रोल नंबर जो आपने ऊपर डाला उसी को सेम हिंदी में डालना होता है। आप जैसे 1 2 अब आप इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे 12 करोड़ 54 लाख ऐसे डाले चाहे तो आप ऐसे डाल दे 1 2 5 4 7 ऐसे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है सर इसका हम सब्जेक्ट क्या भरेंगे, तो आपको बच्चों यहां पर भरना रहता है सब्जेक्ट आपका विषय क्या है, हिंदी, प्रश्न पत्र ओनली। अब आपको जब पेपर मिलेगा उस पर आपको ये संकेत दिया रहेगा, आपको ये भरना रहेगा। फिर आपको दिन डालना रहेगा आपका पेपर का कौन सा दिन है, फिर आपको पाली व तिथि डालनी रहेगी। आपको पता रहेगा कि आपकी जो डेट है यानी कि आपका जो मतलब जिस टाइम आप जिस तारीख को एग्जाम देने जा रहे हो वो कौन सा है। अब बच्चों पाली की बात करें तो आपका 12th का जो पेपर होगा वो ज्यादातर सेकंड पाली में ही सारे पेपर लगे होंगे, तो यहां पर आपको सेकंड पाली डाल देना और उसको इस तरीके से ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। फिर आपको केंद्र का नाम डाल देना जहां पर आपको पेपर देने जा रहे हो, केंद्र का नाम यानी कि जहां पर आपका सेंटर लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में कक्ष निरीक्षक की जानकारी, वो सारा आप अपने कक्ष निरीक्षक भरेंगे यानी कि जो आपके ड्यूटी लगी होगी जिस भी टीचर के कॉलेज के क्लास के अंदर एग्जाम टाइम्स के अंदर वो सारी चीजें भरेगी। लेकिन ये चीजें आपको अपने आप भरनी रहती हैं। अगर आपने सारी जानकारी अच्छे से भर ली, यहाँ पर अगर आपने काट पीट नहीं की तो आप समझिए अपने आप की जो कॉपी है उसका आधा काम कर दिया है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये लगता है जब जिस समय वो कॉपी चेक कर रहा होता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से कॉपी भरी, इसका मतलब बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बहुत सा फर्क पड़ जाता है बच्चों, ये सब साइकोलॉजी के अनुसार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, आपको सबसे पहले बात करेंगे गद्यांश है। जो बच्चों हमारा गद्यांश आता है इससे पहले हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन क्या आते हैं उसमें आपको कुछ रचनाएं दी रहती है, एक गद्य खंड की और कुछ रचनाएं दी रहती है पद्य खंड की। पहले क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको गद्य की 5 रचनाएं दी रहेंगी और जो भी आपकी लगभग 5 नंबर में होती हैं। ठीक है, और आपका पद्यांश रहेगा उसमें भी 5 रचनाएं दी रहेंगी और 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है। अब आपको क्या करना है, आप प्रश्न तो उतारेंगे नहीं, इसमें पूरा श्लोक तो यानी कि जो आपका गद्यांश दिया गया उसको पूरा तो लिखेंगे नहीं। आपको क्या करना है, आपको डालना प्रश्न संख्या 3 यानी कि आप जो प्रश्न हल कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3 इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो गद्यांश है वो ए है। ये हमारा कोई एक गद्यांश है कि मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। और ये श्लोक दिया गया। ठीक है, अब आपको एक सारा श्लोक आपको गद्यांश पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक क्या है और लेखक का नाम लिखना है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। राष्ट्र पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों मेन ए वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि ए वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको रटने वाला होता है, यानी कि आपको देखिए, और मैंने आपको इस सारी चीजों की ट्रिक भी बता दी। आपको अगर पता करना है कि आपके 3-4 चैप्टर जो हैं, अगर आपने उन चैप्टर की अच्छे से ट्रिक आपने पढ़ ली और मैंने आपको डाल दिया है, चैनल पे जाइएगा कि आपको गद्यांश को हल करने की ट्रिक है, वो वीडियो आप देख लेना। मैं कहता हूं आप गद्यांश इस तरीके से देखोगे और बता दोगे किस चैप्टर का है और उसके लेखक कौन है। मेन होता है किस चैप्टर का है और लेखक तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको वहां पर ट्रिक बताई जिसमें मैंने आपको ट्रिक में कुछ वर्ड बताए, हर एक चैप्टर के लगभग 4 से 5 वर्ड बताएं। वो हर एक आपको यानी कि हर एक
पद्यांश गद्यांश के अंदर मिलने वाली। जैसे आपका जो ये चैप्टर है, जो बच्चों आपका ये श्लोक है राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया, जिसमें हमने आपको बताया था ट्रिक, आपको पृथ्वी मिलेगा, पृथ्वी और पुत्र में संबंध मिलेगा, आपको वहां पर राष्ट्र और मनुष्य आदि शब्द मिलते रहेंगे। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा किस चैप्टर से लिया गया। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर मातृभूमि और यहाँ पर मैं उसका पुत्र हूँ, हमने क्या लिखा, मातृभूमि इसको हटा दीजिए, साइड में करिए, और मातृभूमि डॉट डॉट करके मैं उसका पुत्र हूँ। यानी कि एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि ये वाला श्लोक आपने लिखा जिसमें ये चीजें दी गई है, क्योंकि वहां पर आपको 2 गद्यांश दिए रहते हैं। अब आपको 2 में से कोई एक ही करना रहता है। ठीक है, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है। ठीक है, अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर 1 2 नंबर पढ़े, वहां पर का खा गा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप का खा गा है तो आप का खा डाल सके। हमने यहाँ पर डाला उत्तर और डाल दिया फर्स्ट। अब हमने लिखा कि यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो हमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया ताकि आपको अच्छे से वहां पर अट्रैक्शन हो सके। ब्लैक पेन से लिखने का मकसद ये है कि एग्जामिनर जो है उसको दिखाई दे सके कि हाँ ये जो यहाँ पर है चीज हाईलाइट की गई है, ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से, और इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था 2 नंबर का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आता राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब ये जो आपके सारे क्वेश्चन है आपको इसी से छांटना है। देखिए राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब यहां पर देखिए, आप इस पूरे को पढ़ेंगे तो आप यहां से देखें, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, यानी कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। आपको यही चीज लिख देनी, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। अभी यदि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, आप पृथ्वी के साथ में यदि नहीं भी जोड़ेंगे तब भी आप उतना लिख दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर हमने पृथ्वी लिख दिया, आप इस तरीके से पृथ्वी लिखा है तो आप इसी तरीके से लिखिएगा जिस तरीके से आपके गद्यांश में दिया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या क्या है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। यानी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलेंगे तो क्या करते हैं। देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलते हैं, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलेंगे तो राष्ट्र के स्वरूप का संपादन होता है, और यही चीज आपको यहां पर आंसर में भी लिख देनी है। देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का संपादित करते हैं, यानी कि राष्ट्र का जो स्वरूप है उसको संपादित अगर करना है तो पृथ्वी और जन दोनों के मिलने के सम्मिलित रूप से ही होगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है किस समय मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी कि कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखिए यहां पर देखिए आपको मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, देखिए जन के कारण ही, किसके, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि जन यानी कि मनुष्य, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो लिखा है देखिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मनुष्य यानी कि जन के कारण ही प्राप्त करती है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, तो आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जन के यानी कि जन ब्रैकेट में मनुष्य लिखना चाहें तो लिख दें, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। आपको इतने की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना जिसके अंदर जिसके नीचे रेखा खींची गई। अब बच्चों यह पृथ्वी और पुत्र के बारे में पूछा गया। अब आप जो कुछ भी आपको पृथ्वी, पुत्र और माता के बारे में आपको पता है आप उसको लिखिए, आप अपनी माता के लिखिए, फिर उससे उसकी कल्पना कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब आपको लिखेंगे तो अब देखिए हमने क्या किया, रेखांकित अंश की में व्याख्या करना है तो हमने एक हेडिंग भी लगा दी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर 5 डाल के, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए बच्चों अब हमने क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, यानी कि पृथ्वी माता है तो हमें पृथ्वी माता है इसकी पुष्टि भी करनी है। ठीक है, तो जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, यानी कि जिस प्रकार हमारी जो माता होती है हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। पृथ्वी में क्या करती है, अन्न देती है। उसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, उसकी जो धूल है उसमें खेलकर बड़े होते हैं। इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। ठीक है, इसकी जो हवा है बच्चों वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पृथ्वी एक माता के समान ही हमारा पालन पोषण करती है। ठीक है, पृथ्वी एक माता के समान ही पालन पोषण करती है। माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, तो अतः पृथ्वी एक माता के समान है, क्योंकि पृथ्वी एक माता के समान ही है तो सच्चे मनुष्य जो है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र ही है। तो हमने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 4
जिसमें हम डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे भी डाल दीजिए, क्योंकि बच्चे कई सारे हमसे कह रहे थे सर प्रश्नोत्तर संख्या डालें या प्रश्न संख्या, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। तो अगर ज़्यादा बेटर आप हमसे पूछोगे तो मैं कहूँगा आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 हो गई। अब बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 4 में हमको क्या दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया रहेगा। अब हमें उस पद्यांश को सॉल्व करना रहेगा। तो बच्चों हमारे पास एक पद्यांश है, ठीक है। अब हमें इस पूरे पद्यांश को लिखना है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी पद्यांश मिलेगा, आपके पेपर पर लिखा हुआ, यहाँ पर मैंने आपको कॉपी पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि पाठ का शीर्षक क्या है और कवि का नाम क्या लिखिएगा, ठीक है। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया, यानी कि जो उपयुक्त कविता दी गई उसमें है, उसमें किसके रूप का वर्णन किया गया है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो बिजली के फूल है उनसे क्या तात्पर्य है। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, आपको इसमें से बताना है कि आपको जो पद्यांश दिया गया है इसमें आपको अलंकार कौन सा है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका लिए टफ होता है, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज को समझना होता है। और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, मेघ वन बीच तो गुलाबी रंग, यानी कि मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इसकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब जब आप मेघ वन बीच गुलाबी रंग की व्याख्या करोगे तो आपको आगे पीछे से समझना पड़ेगा, तभी आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। देखिए क्या कहा जा रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। अब आपको इसको अच्छे से इसकी हिंदी निकाल लेना है, अर्थ निकाल कर समझ लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार इस सारे गद्यांश का अर्थ निकाल कर बताया है। आप चैनल पे जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर इसमें अर्थ निकाल के आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि नील का अर्थ क्या होता है, परिधन और बीच सुकुमार इसका क्या मतलब होगा, तो आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाइएगा चैनल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें सबसे पहले लिखना है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, और आप देखकर पहचान गए होंगे कि आप पाठ का शीर्षक क्या है और कवि का नाम क्या है। आपको पता है कि मैंने आपको वहाँ पे जो ट्रिक बताई थी उसमें बताया था ये जो वर्ड है, जैसे मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये जो पूरा वर्ड मैंने आपको बताया था, जो बिजली के फूल आदि बताए थे, किसमें आते हैं, श्रद्धा मनु में आते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई होगी शायद। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, इसकी स्टार्ट की एक लाइन ले लीजिए और स्टार्ट की लास्ट की एक लाइन ले लीजिए, लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप किसको हल कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु है, यानी कि जो प्रस्तुत पद्यांश है ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसके कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद है। देखिए बच्चों, अगर आप पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर आप कवि लिखोगे, अगर आप गद्यांश के सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर लेखक लिखोगे। गद्यांश में आप कवि नहीं लिख सकते हो और आप पद्यांश में लेखक नहीं लिख सकते। ये चीज आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको समझना पड़ेगा। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया है, यानी कि उपयुक्त कविता में जो किसके रूप का वर्णन है, उपयुक्त कविता में श्रद्धा के रूप संदौर का वर्णन, क्योंकि श्रद्धा मनु से लिया गया है तो श्रद्धा के रूप संदौर का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला है बच्चों, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो बिजली के फूल है उससे क्या तात्पर्य है। तो बच्चों जो बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा के आकर्षक गैर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है, यानी कि जो बिजली के फूल से क्या तात्पर्य, श्रद्धा का जो आकर्षक जो हमारा गौर वर्ण से युक्त जो सुंदर शरीर है उससे तात्पर्य है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है सर क्वेश्चन नंबर 4 में, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कई सारे अलंकार है। देखिए यहाँ पर वर्णन एक दूसरे के रूप की भी कल्पना की गई है, तो यहाँ पर तो रूपक अलंकार हो गया, और जैसे नील परिधि बीच सुकुमार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरे का, यानी कि मेघ वन बीच गुलाबी रंग योग व्योम और व्योम रिश्ते घन ज्ञान से, यहाँ पर देखिए एक दूसरे का विरोध, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के विरोध की भाव विभावना निकल रही है। यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्ष रूपक एवं, हाँ ठीक है, सही लिखा गया है यहाँ पर जिसने भी लिखा, ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है और आपका विरोधाभाव अलंकार भी है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन जो बचता है रेखांकित अंश की व्याख्या। हमें मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसकी हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए बच्चों हम इसकी व्याख्या में क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा। जब बच्चों आप इसकी व्याख्या करोगे तो वहां पर आप लिख दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, श्रद्धा अपने शरीर पर पीले
रंग का मेघ चर्म धारण किए हुए है, यानी कि जो हमारी श्रद्धा है वो अपने जो आपका उसका शरीर उस पर क्या हुआ, पीले रंग का मेघदंड धारण किए हुए है। उसकी वेशभूषा में से ही कहीं कहीं वेशभूषा से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। अब जो बच्चों सुकुमार और कोमल उसके अंग दिखाई दे रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी कि जो उसके अंग जहां पर दिखाई दे रहा था उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कवि को, मानो नीले बादल के बन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली के जैसे फूल खिला हो। देखिए जो बादल नीले होते हैं उनमें ऐसा दिखा, जैसे उसका शरीर था वो क्या हुआ था कि जो उसका शरीर था पीले रंग से ढका था, चर्म धारण किए होते, उसकी वेशभूषा ठीक है, वहां पर उनके जो शरीर था कुछ जगह पर दिखाई दे रहा था। अब जो शरीर दिखाई दे रहा था उसकी कल्पना क्या की गई है कि मानो नीले बादल के समान, जो नीले बादल जो होते हैं नीले बादल के बन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल दिखाई दे रहा हो। तो इससे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों ये तो है हमारे दोनों टॉपिक मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमारे दो टॉपिक तो हमारे हो गए हैं क्लियर, यानी कि एक तो हमारा गद्यांश भी क्लियर हो गया है और एक हमारा पद्यांश भी क्लियर हो गया है। अब बात आती है सर हमें निबंध भी लिखना है, तो हम आपको एक निबंध भी अच्छे से समझा देते हैं। तो बच्चों हम जिस निबंध पर बात करेंगे वो निबंध हमारा है कि पर्यावरण पॉल्यूशन को लेकर, किस पर है, पर्यावरण पॉल्यूशन को लेकर उसका समस्या समाधान। देखिए ये बच्चों हमारा है निबंध, इसमें हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान के ऊपर कि निबंध आपको किस तरीके से लिखना रहता है। देखिए बच्चों आपका कोई भी निबंध रहेगा उसमें कुछ हेडिंगें जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको डालना रहता है। तो आपको निबंध अगर आप कोई भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना रूपरेखा। रूपरेखा में आपको वो सारी हेडिंगें इंक्लूड कर देनी जो आपने इस पूरे निबंध के अंदर लिखने का प्रयास किया है, वो सारी हेडिंगें डाल देनी। जैसे हमने पहले इसमें डाली है प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, उपसंहार जो है लास्ट हेडिंग, यानी कि कैलकुलेशन जो हिंदी में, कैलकुलेशन जो आप इंग्लिश में हेडिंग डालते हो लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रदूषण का अर्थ क्या होता है इस पर बात करेंगे। तो बच्चों प्रदूषण का अर्थ क्या होता है इसको आपको ध्यान से समझना है और आपको इसी तरीके से निबंध लिखना है। अगर आप लिखते हो तो 9 नंबर का आता तो पूरे 9 नंबर मिलेंगे। देखिए स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का जो विकास है संभव है। अगर वातावरण स्वस्थ है तो उसमें ही जीवन का जो विकास है वो संभव है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जो हमारा वातावरण में उसमें कुछ जो हमारे हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं, तो वातावरण को क्या कर देते हैं, हानिकारक तत्व आने के कारण दूषित हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा वातावरण के दूषित हो जाने से, जो हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा उससे जो दूषित हो जाने से जीवधारियों को हानिकारक बीमारी और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो जीवधारी हैं, जब हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा तो हमारी कई प्रकार की हानिकारक और जो समस्याएं होती हैं, बीमारी होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या है कि स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास जो है संभव है। जब वातावरण में कोई हानिकारक चीज आ जाती है, कोई तत्व आ जाते हैं तो क्या होता है, वातावरण में जो हम जीवधारी होते हैं उनमें हानिकारक प्रभाव पर देखने को मिलते हैं, बीमारियां होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और इस प्रकार जो वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, इस दूषित वातावरण को ही हम एक्चुअल में कहते हैं प्रदूषण। यही प्रदूषण का अर्थ है। फिर बात आती है सर पॉल्यूशन के प्रकार क्या हैं, ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो विकास और विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि जो हमारे विकसित और विकासशील जो देश हैं उनमें से कई प्रकार के ऐसे पॉल्यूशन हैं जो वहाँ पर विद्यमान हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ का हम टाइप्स यहाँ पर डिस्कस भी आपके साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एयर पॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायु पॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल दी का में हम डिस्कस करेंगे। तो एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु पॉल्यूशन क्या होता है, वायु पॉल्यूशन जाहिर सी बात वायु के द्वारा फैलेगा, गैसेस के द्वारा फैलेगा तो वो वायु पॉल्यूशन हो जाएगा। या जो आपका वाटर पॉल्यूशन होगा वो जल के द्वारा फैलता है। देखिए वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। हाँ ये चीज़ आप तो क्लियर है कि जो हमारा वायुमंडल है यहाँ पर जो भी गैसेस हैं वो एक विशिष्ट एक निश्चित अनुपात में, जैसे हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितनी है 78% है, ऑक्सीजन कितनी है लगभग 21 से ऊपर है, 21.40 है, ठीक है, ऐसे लगभग है। तो 22% मान लीजिए आप, 21% मान लीजिए। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा CO2 होगा 0.003% है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो भी गैसेस हैं बच्चों वो हमारे एक निश्चित अनुपात में हमारे वातावरण में जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पर उपस्थित है। तो क्या होता है, जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो हमारे जीवधारी हैं, हम सब हैं, वो अपनी क्रियाओं को करने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि O2 को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं। कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को हम छोड़ते हैं। लेकिन हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं, जिससे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यानी कि O2 को मुक्त करते हैं, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। यानी कि जितनी हम छोड़ते हैं उतनी लगभग पादप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जितनी हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन पादप हमें छोड़ देते हैं। यानी कि उसका जो एक निश्चित अनुपात था, जो एक संतुलन था, वो हमारा बना रहता है। ठीक है, संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकताओं के नाम पर इस प्रकार के संतुलन को बिगाड़ रहा है। लेकिन जो हमारा मानव है वो उसकी आप अज्ञानता समझें या फिर उसकी आवश्यकता समझें, अज्ञानता या फिर आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को क्या कर रहा है, वो बच्चों बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो बिगाड़ रहा है, कि संतुलन बना हुआ है, उसे हम वायु पॉल्यूशन कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बात आती है जल प्रदूषण की। तो जल भी प्रदूषण का ही एक, जल प्रदूषण भी प्रदूषण का ही एक टाइप से, यानी कि प्रकार है। तो जल प्रदूषण में क्या होता है, सभी जीवधारी के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यानी कि जो भी जीवधारी हैं उनके लिए जल जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, गैसेस के साथ साथ उनको जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स होती हैं, जो वो सारी जल में ही होती हैं। यानी कि जल को ही रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और भोजन बनता है। फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा ले जाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा सारे जो अंश हैं वहाँ पर भोजन फैलाया जाता है पादप के अंदर। ठीक है, आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, माध्यम से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मानव के बिगड़ते हस्तक्षेप, यानी कि जो मानव बढ़ते, जो मानव का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, यानी कि जो आप एक तरीके से बढ़ते हस्तक्षेप के कारण दूषित हो रहा है। जो हमारा जल है वो दूषित हो रहा है। जल के दूषित होने को ही जल प्रदूषण कहते हैं। और मानव के हस्तक्षेप के कारण हमारा जल जो है वो आज डे बाई डे कचरा फेंके जा रहे हैं जल में। जो नहरें हैं वहाँ पर जो जल है वहाँ पर उनको दूषित किया जा रहा है। इसके कारण ही जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा जो पोल्यूशन का एक प्रकार है उसमें बात करेंगे हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रदूषण का ही प्रकार है। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, अनेक प्रकार के चालक वाहन, यानी कि अनेक प्रकार के वाहन, जैसे बच्चों मोटर कार हो गया, बस हो गई, जेट विमान हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, बाजे एवं कारखानों के सायरन हो गए। जो बाजे और कारखाने जो होते हैं वहाँ पर सायरन्स लगे हों, जो हारन लगे होते हैं, वह विभिन्न प्रकार की मशीनें आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमारे ध्वनि प्रदूषण के निम्न कारण हैं। आप देखते हैं जो आपके रॉयल एनफील्ड गाड़ी आती है उसमें बहुत पड़ होता है। उस पर आप देखते हैं कुछ लोग उसके सिलेंसर अलग से लगवाते हैं, उस पर जो है रोक भी है, देखते हैं चालान भी हो जाता है। तो प्रदूषण को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो इन चीज़ों से होता है। कार हो गया, जेट विमान हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, बाजे हो गए, कारखाने के हारन्स हो गए, इन सारी चीज़ों से हमारे ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर बच्चों सबसे जो घातक है अगर हमारे लिए, तो वो रासायनिक प्रदूषण है। जो हमारा केमिकल पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा घातक है। प्रायः कृषक, जो हमारे किसान भाई हैं, कृषक हैं, अधिक पैदावार के लिए, यानी कि उनकी जो पैदावार है वो अधिक हो, उसके लिए कीटनाशक हो गया, शाकनाशक हो गया, रोगनाशक हो गया, दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं। जो हमारे कृषक हैं अधिक पैदावार के चक्कर में क्या करते हैं, कीटनाशक हो गया, शाकनाशक और रोगनाशक आदि दवाई हो गई या फिर रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है बच्चों, जो हम आज डे बाई डे आप देखते हैं कि बच्चे के अंदर चश्मे आ गए हैं। आप देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे खान पान पर डिपेंड हो रही हैं, जिससे हमारा कारण स्वास्थ्य भी हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है। यही कारण जो है रासायनिक पॉल्यूशन का है, रासायनिक प्रदूषण का है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रदूषण पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। यानी कि पोल्यूशन पर अगर हम नियंत्रण पाना चाहें तो कैसे पा सकते हैं। प्रदूषण पर पर्यावरण में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए जोर देना चाहिए। जो हमारी पर्यावरण में प्रदूषण की समस्याएं हो रही हैं उन पर हमें जोर देना चाहिए। पर्यावरण में होने वाली जो समस्याएं हैं उनको अगर हमें रोकना है तो उन पर हमें विचार करने होंगे, विमर्श करना होगा और उन पर हमें जोर देना होगा। ऐसा काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी सरकार करेगी और हर एक नागरिक मिलकर इनको सभी को साथ करना है। भारत सरकार ने सन 1974 से भारत सरकार जो है उसने सन 1974 से जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। यानी कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार के द्वारा 1974 से जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया है। हमें कम से कम वनों की कटाई आदि पर
नियंत्रण करना होगा। हमें जो वन की आप कटाई हो रही है इस पर हमें इस पर नियंत्रण करना होगा। हमें जल को दूषित नहीं करना होगा, हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना होगा, ठीक है, आदि कार्यों पर नियंत्रण करना होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, जिससे क्या करते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। और लास्ट हमारी कैलकुलेशन हेडिंग होती है, ठीक है, उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें हम वो चीज़ लिख देते हैं जो हमने पूरे इस निबंध के अंदर डिस्कस की है, उसके बारे में हम लिख देते हैं, उसका एक तरीके से हम कहें सारांश लिख देते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य जो है अपनी वैज्ञानिक जो शक्तियां हैं उनका विकास करता जा रहा है, उसी प्रकार प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से प्रदूषण की जो समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, वो भी बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। जो विकसित देश हैं वहाँ पर वातावरण का प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। यानी कि जो पोल्यूशन है ऐसा नहीं आप किसी एक गाँव में बांध के रख दो, किसी एक राज्य में, किसी एक देश में आप बांध कर रख दो, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे विश्व में यह एक विश्वव्यापी समस्या है। क्या है? एक विश्वव्यापी समस्या हर जगह हो रहा है, ठीक है। इसलिए सभी राष्ट्रों को संयुक्त प्रयास की समस्या है, यानी कि संयुक्त प्रयास जो है ही समस्या से मुक्ति पाने की सहायक हो सकता है। देखिए, अगर बच्चों इसकी हम बात करें तो हमारे जो राष्ट्र हैं, अगर वो टोटल राष्ट्र मिलेंगे और संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे एक साथ मिलकर, तभी हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, तभी इस समस्या से मुक्ति पाने में हम सहायक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा जो आपको पोल्यूशन है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं, कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, इसकी समस्या क्या है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपके आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको तीनों टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिए कैसे हल करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, एनीथिंग, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका जवाब हमारा और हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं और भी न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके रिवीजन में काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।